आज है 25 फरवरी और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है कमियोका लिक्विड सेंटिलेटर एंटी न्यूट्रिनो डिटेक्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कामलन कहा गया। ये जापान का एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें अभी पाया गया कि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि न्यूट्रिनोस जो है वो एंटी पार्टिकल्स हैं। ठीक है, न्यूट्रिनोस जो है वो नॉर्मली न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोड्यूस होते हैं, जो भी सन स्टार या कहीं और होती हैं। ठीक है, और ये इंटरेक्ट करते हैं वीक, मतलब इनका इंट्रैक्शन जो होता है वीक होता है और ग्रेविटी की वजह से करते हैं। नॉर्मली फर्मियन से करते हैं और ये रेडियो एक्टिव डिके से भी पैदा होते हैं, जैसे कि सुपरनोवा या कॉस्मिक रेज किसी एटम पे जब पड़ती हैं तब भी ये पैदा होते हैं। ठीक है, और ये ऑसिलेट करते हैं, मतलब इनके जो कई फॉर्म्स होते हैं ये उसमें ऑसिलेशन इनका होता रहता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, एंटी पार्टिकल जो क्वांटम थ्योरी उसमें कहती है कि किसी भी पार्टिकल का जो भी अपोजिट होता है, इक्वल अपोजिट होता है, वो उसका एंटी पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो इक्वल अपोजिट होगा वो पॉजिट्रॉन होगा। ठीक है, फिर IRCTC ने देखो अपना देश इनिशिएटिव के तहत बाबा साहब अम्बेडकर यात्रा टूर पैकेज लॉन्च किया है। मतलब उसमें वो डेस्टिनेशन कवर किए जाएंगे जहाँ जो बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी से रिलेटेड हैं। ठीक है, और ये ट्रेन 2023 तक चलने की उम्मीद है। देखो अपना देश इनिशिएटिव जो उसकी नोडल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, इसका उद्देश्य है कि जो अपने यहाँ डोमेस्टिक टूरिज्म होता है उसको बढ़ावा दिया जाए। फिर है कोल ट्राइब, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं और ये अपने आप को सहारा माता का डिसेंडेंट मानते हैं, जो कि ये कोल की मदर कही जाती हैं। ठीक है, ये नॉर्मली मध्य प्रदेश में रहते हैं, पर कुछ थोड़े बहुत उड़ीसा और महाराष्ट्र में भी रहते हैं। ठीक है, और इनकी जो लैंग्वेज है वो हिंदी की ही लोकल डायलेक्ट है, जो कि देवनागरी में लिखी जाती है, देवनागरी स्क्रिप्ट में। ठीक है, इनका एक फेस्टिवल होता है जवारा फेस्टिवल, जो बहुत पुराना इनका एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। और ये जुआरी शब्द से आया है। जुआरी एक तरह का मिलेट प्लांट है। ठीक है, ये उसके क्या कहते हैं, उसके सोइंग सीजन पर और हार्वेस्टिंग सीजन पर इसको मनाते हैं। साल में 2 बार मनाया जाता है इसका मतलब। ठीक है, कोल रिवोल्ट और कोल अपराइजिंग 1831 में हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ छोटा नागपुर में। और इनके जो नेता थे वो बुद्धू भगत, जुआ भगत, जिंदारी मांकी और मदारा महतो, ये सब इनके नेता थे। फिर है ओरंग उटान, ये आर्बोरियल मैमल्स हैं। आर्बोरियल मतलब जो पेड़ों पे रहते हैं। ठीक है, और ये नॉर्मली जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है वहाँ पाए जाते हैं, खासकर जो साउथ ईस्ट एशिया है। ठीक है, और तीन तरह की स्पीशीज़ हैं इनकी ओरंगुटान की। एक बोर्नियन है, एक सुमात्रन है और तीसरा है तपनुली। ठीक है, जो ओरंगुटान है IUCN के रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। फिर आईएनएस सिंधु केसरी, ये किलो क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, जिसको प्रोजेक्ट 877 के तहत डिज़ाइन किया गया था और इंडिया और रशिया के कोलैबोरेशन से बनाया गया था। नाटो ने ये नाम दिया था, जो रशिया में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बनती थी उनको उन्होंने किलो क्लास नाम दिया गया था। ठीक है, फिर IPC का सेक्शन 153, ये किसी पर्सन को पेनलाइज करता है अगर वो किन्हीं दो कम्युनिटीज़ के बीच में इनमिटी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, उनके प्लेस ऑफ बर्थ या रेजिडेंस या लैंग्वेज के बेसिस पर। ठीक है, इसमें 3 साल की सज़ा या फाइन या दोनों हो सकता है। ठीक है, इसको 1898 में इनैक्ट किया गया था, ओरिजिनल पिनल कोड में नहीं था ये। और जो इंग्लिश लॉ ऑफ सेडिशन था उसमें क्लास हेट्रेड पर सज़ा थी, लेकिन उसको इन्होंने इंडियन लॉ में नहीं इंक्लूड किया गया था, बाद में इसको इंक्लूड किया। जो एक केस हुआ था रंगीला रसूल केस, उसमें पंजाब हाई कोर्ट ने जो पब्लिशर था उस किताब का उसको बरी कर दिया था। ठीक है, इस सेक्शन का इस्तेमाल, सेक्शन 153 का इस्तेमाल कई सारी सरकारों ने भी किया है, जो भी उनके खिलाफ कोई क्रिटिसिज्म होता है उसको दबाने के लिए। फिर हेट स्पीच के खिलाफ अपने यहाँ कितने लीगल प्रोविजंस हैं। ठीक है, एक तो अभी हमने देखा IPC का सेक्शन 153A। ठीक है, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में भी है सेक्शन 8। उसमें जो पर्सन अगर इस मतलब हेट स्पीच में कन्विक्ट होता है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, इसमें सेक्शन 7 है, जो कि किसी भी ऐसे इंसाइटमेंट या इंकरेजमेंट अनटचेबिलिटी के लिए इंकरेज करता है, इंसाइट करता है, उसको पिनलाइज किया जा सकता है। फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1988, इसमें भी सेक्शन 3G है, जो कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मतलब प्रोहिबिट करता है कि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को ना अलाउ करें जो भी मतलब वैसे डिसहारमनी वगैरह क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो। फिर दो और केसेस थे जो इंपॉर्टेंट थे, एक तहसीन पूना वाला केस था 2018 का, और कोदंगुलर फिल्म सोसाइटी केस था 2018 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी कि क्या करना चाहिए अगर कोई हेट स्पीच होती है तो। ठीक है, जैसे एक था फास्ट ट्रैक ट्रायल्स होने चाहिए, जो विक्टिम है उसको कंपनसेशन मिलनी चाहिए, पनिशमेंट को एज अ डिटरेंस यूज़ करना चाहिए, और अगर कोई लॉ इन्फोर्सिंग ऑफिशियल के द्वारा किया जाता है तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए, और एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना चाहिए कि जो कि हेट क्राइम्स को देखे और FIR वगैरह रजिस्टर करें। ठीक है, फिर है ईस्टर्न रिवर कैनाल प्रोजेक्ट,
ये चंबल नदी और इनके जो ट्रिब्यूटरीज हैं कन्नू, पार्वती, काली सिंध, उनका जो एक्सेस वाटर होता है रेनी सीजन में, उसको राजस्थान के 13 जो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पर पहुँचाने की कोशिश की जा रही है इसके द्वारा। ठीक है, चंबल नदी की बात करें तो ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। सिंगार चौरी पीक जो कि विंध्यन माउंटेन्स में वहाँ से ओरिजिनेट होती है और अरावली के नॉर्थ वेस्ट में बहती हुई जाके यमुना में मिलती है। ठीक है, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं बनास, काली सिंध, सिप्रा, पार्वती वगैरह, और इस पे कई सारे डैम्स भी हैं जैसे गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम। ठीक है, और जहाँ पर यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान मिलते हैं उनके ट्राई जंक्शन पर एक नेशनल चंबल सेंचुरी भी है। ठीक है, जिसमें घड़ियाल मिलते हैं, घड़ियाल हैं। ठीक है, वहाँ पे फिर इंडिया के जो 35 स्टेट और यूटीज है वहाँ पर बर्ड वॉचर्स ने करीब 46,000 बर्ड्स को लिस्ट किया। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट है जो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट है, 1998 में शुरू किया गया था। उसका जो इंडियन वर्जन है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट इंडिया, उसने ये किया। ये हर साल फरवरी के महीने में 4 दिन होता है और इसमें मतलब इंडिया में ये शुरू हुआ था 2013 से। ठीक है, और इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी बर्ड वॉचर्स हैं या जो जिन्हें बर्ड वाचिंग पसंद है, वो लोग अपने अपने जो भी उनके कह सकते हैं फ़ोटोज़ वगैरह होते हैं जो उन्होंने कैप्चर किए हैं बर्ड्स की, वो अपना देते हैं। ठीक है, वो कलेक्शन या वो जो भी लिस्ट होती है। और ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2023 में करीब 190 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और इंडिया में सबसे ज़्यादा केरला में चेकलिस्ट बर्ड की थी और नंबर ऑफ स्पीशीज सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में रिपोर्ट की गई। ठीक है, फिर है कवीट। कवीट का मतलब होता है किसी तरह की वार्निंग या कॉशन। ठीक है, इसका अगर लीगली टर्म में देखा जाए तो इसका मतलब होता है कि कोर्ट से कहा जाता है कि वो बिना मतलब जिसने कवीट लॉन्च किया है उससे बिना पूछे कोई भी स्पेसिफिक एक्शन ना लें। ठीक है, ये लॉ कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उसके बाद इसको 1976 में अमेंडमेंट करके सिविल प्रोसीजर कोड में डाला गया था, सेक्शन 148 ठीक है, इसको कहीं भी प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट की जो 1978 की रूलिंग थी निर्मल चंद्र दत्ता वर्सेस गिरीन्द्र नारायण रॉय के केस में, उसमें उन्होंने कहा था कि इसका मतलब होता है, किवीट का मतलब होता है कि एक तरह की वार्निंग या कॉशन कोर्ट को जो नोटिस दी जाती है कि आप जिसने कवीट लॉन्च किया है उससे बिना पूछे कोई भी एक्शन ना लें, या मतलब उससे पूछ कर ही कोई एक्शन लें, ऐसा कुछ। फिर है स्विचब्लेड 600 कामिकाजी ड्रोन्स। इसको यूएस की कंपनी है जिसका नाम है एरोविरोनमेंट। ठीक है, उसने इसको डेवलप और डिज़ाइन किया है। ये एक तरह की मैन पोर्टेबल ट्यूब लॉन्च लोइटरिंग म्यूनिशंस हैं और ये जो इनकी पुरानी वाली थी स्विच ब्लेड 300, उसको ही इन्होंने अपग्रेड किया है एटीजीएम उसमें लगा के। एटीजीएम मतलब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगा के, और ये टैंक्स को और हैवी आर्मर्ड व्हीकल्स को न्यूट्रलाइज कर सकती है, मतलब उनको तहस नहस कर सकती है। और इसमें बॉम्ब जो है वो मतलब ये कोई ऐसा लॉन्च नहीं करती है, ये खुद जाके उनसे लड़ जाती है। वो जो भी टैंक या वो आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं उनसे खुद जाके ये लड़ जाती है और वो ब्लास्ट कर जाती है। ठीक है, कामिकाज़ी ड्रोन्स भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होती हैं जो कि जिनमें एक्सप्लोजिव्स होते हैं। ये उड़ती हैं और जाके अपने टारगेट से कोलाइड करती हैं और एक्सप्लोड कर जाती हैं। ठीक है, इनको लॉइटरिंग म्यूनिशन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये उस एरिया को एक तरह से वहाँ पर जहाँ इनको टारगेट मिलना होता है वहाँ जाके आराम से पहले आइडेंटिफाई करती हैं और उसके बाद उस पर स्ट्राइक करती हैं। ठीक है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 42 है। पहले पर यूएस, दूसरे पे यूके, तीसरे पे फ्रांस। ठीक है, ये जो इंडेक्स है इसको यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिलीज करता है हर साल। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने रशिया की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वो जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग होता है उसको ख़त्म करना है। ठीक है, ये 1987 में जब G7 समिट हुई थी पेरिस में, तब बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस में ही है, फ्रांस में। और ये 2000 में इसका जो मैंडेट था उसको एक्सपेंड किया गया था। इंडिया 2010 में इसका मेंबर बना था। ठीक है, इसमें अभी 39 कंट्रीज़ हैं। एफएटीएफ दो तरह की लिस्ट मेंटेन करती है, ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज होती हैं जिनको माना जाता है कि ये टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट करती हैं और उनको वार्निंग दी जाती है कि अगर आप ऐसा करना नहीं बंद करेंगे तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ब्लैक लिस्ट वो कंट्रीज है जिनको माना जाता है कि ये नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज या टेरिटरीज हैं जहाँ पर एकदम फुल सपोर्ट मिलता है टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को। ठीक है, और जो भी मतलब अभी 3 कंट्रीज हैं जो ब्लैक लिस्ट में हैं, नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार। और जो भी कंट्रीज ब्लैक लिस्ट में होती हैं उनको कोई भी तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलती इंटरनेशनल संस्थाओं से, जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन यूनियन, इन सबसे कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता। प्लस इनके ऊपर कई सारे इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सैक्शन या रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। ठीक है,
तो ये थे आज हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।